हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको पाठ एक पढ़ाएंगे, जिसमें हम भाषा तथा व्याकरण के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षाओं में आप भाषा और व्याकरण के बारे में कुछ जरूर पढ़े होंगे, तो इसके आधार पर आप ये जानते हैं कि भाषा क्या होती है। तो बच्चों, भाषा के द्वारा ही हम किसी की बात को खुद समझते हैं या दूसरों को अपनी बातों को समझाते हैं। तो हम कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम खुद दूसरों की बात को समझते हैं तथा अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो और व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ें। देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो लड़का है या यह कुछ लिख रहा है और ये जो आदमी है ये कुछ पढ़ रहा है। तो देखिए, दो मित्र अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर तथा सुनकर कर रहे हैं। ये भाषा का ही एक रूप है। और दूसरे फिगर में यहाँ पुत्र अपने विचार पिताजी के समक्ष लिखकर प्रकट किए और पिताजी ने उसकी बात को पढ़कर समझा, है ना। ये भी भाषा का एक रूप है। तो आपको अब कुछ आइडिया जरूर लगी होगी कि जैसे ये फर्स्ट वाला जो फिगर है, इसमें विचारों का जो आदान प्रदान है ये बोल कर तथा बोल करके तथा सुन करके हो रहा है, जबकि दूसरे फिगर में विचारों का आदान प्रदान लिख करके और पढ़ के हो रहा है। यही मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में सभी अपने विचारों का आदान प्रदान अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ये सब क्या है? यह सब अपने विचार व्यक्त करने का एक साधन मात्र है। व्याकरण में विचार व्यक्त करने के साधन को ही भाषा का मीन्स हम अपने विचार किस तरह से, किस ढंग से व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, ये भाषा का एक अंग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर तथा पढ़कर ग्रहण करते हैं। जैसे जब हम आपस में बातचीत करते हैं, रेडियो से न्यूज सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, है ना, क्लास में पढ़ते हैं, तो ये सब भाषा का एक रूप होता है। अब इस आधार पर आगे देखिए, भाषा के रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो अलग अलग तरीके होते हैं, चाहे वो लिख करके, चाहे वो पढ़ करके, चाहे कह करके, चाहे सुन करके, इस आधार पर भाषा के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं, दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, मौखिक भाषा किसको कहेंगे? जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों से कहते हैं, है ना, या दूसरों की बात को खुद सुनते हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। और लिखित रूप क्या हुआ? जब हम दूसरों की बात को खुद पढ़ करके समझते हैं या अपनी बात को दूसरों के सामने लिख करके व्यक्त करते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। तो हमारे समझ से आप समझ गए होंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को सुन करके या कह करके प्रकट करते हैं, वो मौखिक हुआ। और भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को लिख करके या पढ़ करके समझते और समझाते हैं, वो भाषा का लिखित रूप हुआ। देखिए, मौखिक भाषा जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भाषा का कौन सा रूप हुआ?
मौखिक रूप हुआ। या जैसे हम रेडियो से न्यूज सुन रहे हैं, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक भाषा, मौखिक रूप हुआ। या हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो भी मौखिक भाषा का ही रूप है। जैसे उदाहरण देखिए, आपस में बातचीत करना, कहानियां सुनना सुनाना, उपदेश देना, भाषण देना, रेडियो पर गाने सुनना, फोन पर बात करना, ये सब भाषा के मौखिक रूप होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लिखित रूप क्या होता है। लिखित भाषा किसको कहते हैं? जैसे हम पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या पत्र लिखते हैं, या कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। देखिए, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम पत्र लिखते हैं, पत्र पढ़ते हैं, कविता लिखते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। देखिए, पुस्तकें, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं पढ़ना, पत्र लिखना, कहानी लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण। अब देखिए, करा कि हम इसके अतिरिक्त अपने दैनिक जीवन में एक और भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। अर्थात हम इशारों के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा का ये रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। इसका ज्यादातर प्रयोग गूंगे बहरे करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भाषा का ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ हद तक इनकी बातों को समझा जा सकता है। अब देखिए, भारत की भाषाएं। बच्चों, भारत देश बहुत बड़ा है और इसको कई प्रांतों, कई राज्यों में बांटा गया है, और हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है। जैसे भारत को 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है, और हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है, और पूरे भारत की जो राष्ट्र भाषा है वो हिंदी है। जैसे आप देखिए, यहां अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाओं को बोला। जैसे पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, असम में असमिया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में तमिल। इसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा ये जो विश्व है, विश्व में भी तमाम ऐसे देश हैं और हर देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें कुछ का उदाहरण दिया गया है। जैसे देखिए, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रांसीसी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी और चीन में चीनी। तो ये अलग अलग देशों और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब नंबर आता है लिपि का। लिपि क्या होती है? जैसे आप जानते हैं, किसी भी भाषा को, चाहे वो हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे उर्दू है, फारसी है, कोई भी भाषा है, सभी भाषाओं को एक निश्चित चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है ना। तो किसी भी भाषा को जिन निश्चित चिन्हों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, वही क्या कहलाता है? लिपि। तो हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए, देखिए, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं, है ना। जैसे आप जानते हैं, हिंदी संस्कृत को देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी को रोमन लिपि में, उर्दू को फारसी लिपि में, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो लिपि मीन्स उस भाषा में प्रयुक्त जो चिन्ह होते हैं, निश्चित चिन्हों के द्वारा वो भाषा लिखी जाती है, तो वही जो निश्चित चिन्ह होते हैं वही क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अब है व्याकरण। जैसे हम आपको पहले ही बताए कि व्याकरण क्या होता है। तो बच्चों, किसी भी भाषा को अगर हमें शुद्ध रूप से उसको बोलना है, लिखना है, पढ़ना है ना, तो उसके लिए निश्चित नियमों की जरूरत होती है। वो जो नियम होते हैं वो व्याकरण के द्वारा ही हमें, उन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे बिना व्याकरण के कोई भी वाक्य गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अभी हम कहें कि राम
स्कूल जाती है। ठीक है, तो ये वाक्य ग्रामर व्याकरण के हिसाब से क्या है, अशुद्ध होगा। बल्कि राम पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी उसके साथ चेंज होगी। क्या सही वाक्य होगा, राम स्कूल जाता है। तो देखिए, जैसे किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। व्याकरण ही भाषा को सही सही बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जैसे अपुन को दिल्ली जाना है, ये अपुन को कहां गलत है, ये अपुन को क्या होना चाहिए, मुझे दिल्ली जाना है। तो इस चीज की जानकारी हमें किससे मिली, व्याकरण के द्वारा ही मिली। तो व्याकरण हम कह सकते हैं, व्याकरण वह नियमों का शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसको पढ़िएगा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।